आज की क्लास में हम लोग सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के कौन से सेल्स होते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप ड्रॉ में देखो, स्टेम सेल आपको दिखाई दे रहा है एक, है ना। और यहाँ नीचे वाले ड्रॉ में है अनडिफरेंशिएटेड मीजेनकाइमल सेल। तो मीजेनकाइमल सेल का शेप देखेंगे, इररेगुलर शेप है कुछ, ये है मीजेनकाइमल सेल का शेप। mesenchymal cell, they are irregularly shaped. They are irregularly shaped. इनको स्ट्रोमल सेल भी कहा जाता है। mesenchymal cells are also known as stromal cell. न्यूक्लियस elongated है। अनडिफरेंशिएटेड क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है इनका। ये कोई एक काम कर रहे हो इस तरीके से डिस्टिंक्ट काम नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, कोई भी सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इनकी क्षमता होती है, दे कैन ट्रांसफॉर्म into any other cell of connective tissue या फिर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत कम नंबर में पाए जाते हैं और ये बहुत आसानी से डिस्टिंक्ट किए जा सकते हैं बाकी सेल से। ये अनडिफरेंशिएटेड है, यानी कि इनका कोई डिस्टिंक्ट फंक्शन नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि ये किसी भी और सेल में मॉडिफाई हो जाते हैं, तो ये कौन से सेल में मॉडिफाई हो सकते हैं? ये मॉडिफाई हो सकते हैं फाइब्रोब्लास्ट में। ठीक है, मैं आपको ये ड्रॉ में बता रही हूँ साथ साथ में, पर आप इसको कॉपी में किस तरीके से लिखोगे, देखो ज्यादा बेहतर तरीका है, आप लिस्ट बनाते जाओ सेल की। सबसे पहला सेल हो गया मीसेनकाइमल सेल, है ना। और ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, दे आर अनडिफरेंशिएटेड, दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रोमल सेल। तो आप जब सेल की डिटेल्स ऐसे लिखते जाओगे ना, ड्रॉ आखिरी में फिनिश बना लेना भले, लेकिन ये नोट्स आप इस तरीके से प्रिपेयर करो। और ड्रॉ मत बनाना एरो में, आप लोग सिर्फ मार्क करते जाना नेम, है ना। अब फाइब्रोब्लास्ट देखो, जो दूसरा प्रकार का सेल है। पहला मैंने आपको बताया, अभी मैं सिर्फ सेल्स बता रही हूँ कौन से सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। तो नेक्स्ट सेल जो है दैट इज फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये दिखने में मीसेनकाइमल सेल की तरह ही आपको दिखाई देगा। फाइब्रोब्लास्ट नाम से ये समझ में आ रहा है कि ये फाइबर बनाता है, सो दैट इज फाइब्रोब्लास्ट। साइज में सबसे बड़े होते हैं ये। दीज आर द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये सबसे ज्यादा नंबर में भी ये पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन मैक्सिमम इन नंबर। ओवल शेप्ड न्यूक्लियस, ओवल शेप्ड न्यूक्लियस, डाइवर्स इन अपीयरेंस, मतलब ये अपीयरेंस अपना बदलते भी रहते हैं। दे आर डाइवर्स इन अपीयरेंस, दे आर डाइवर्स इन अपीयरेंस डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। कहीं और पे प्रेजेंट होंगे तो उस जगह के हिसाब से इनका अपीयरेंस बदल जाएगा। इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। उसका कारण क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या होता है? फाइबर सिक्रीट करना। दे आर द चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल, मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल। as they synthesize मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू में जो भी मैट्रिक्स होगा उसका सिंथेसिस फाइब्रोब्लास्ट ने किया, एंड कोलेजन फाइबर। So they synthesize matrix and they synthesize collagen fiber. ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये भी मॉडिफाई होके ब्लास्ट सेल्स, मॉडिफाई होके क्या कर सकते हैं? दूसरे प्रकार के ब्लास्ट सेल बना सकते हैं। अदर देन फाइब्रोब्लास्ट और कौन से ब्लास्ट मिलते हैं? देखो, ऑस्टियोब्लास्ट मिलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट मिलते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट, दीज आर टाइप्स ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइब्रोब्लास्ट के ही प्रकार हैं जिनका ओरिजिन किससे हुआ है? mesenchymal सेल से। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम mesenchymal सेल।
समथिंग लाइक दिस। इनका ओरिजिनेशन हुआ है मेसेनकाइमल सेल से। ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट के फंक्शन हमें मालूम है एट डेट, राइट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, ऑस्टियोसाइट सिक्रीट करता है, दिस इज ऑस्टियोसाइट। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करता है, कॉन्ड्रियोसाइट सिक्रीट करता है, विच इज गिवन हियर, कॉन्ड्रियोसाइट एंड ऑस्टियोसाइट, ये दोनों का सिक्रीशन होता है जो आपके फाइनल सेल है। और ऑस्टियोसाइट या कॉन्ड्रियोसाइट को आप डिफरेंशिएटेड सेल बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो कि ये डिफरेंशिएटेड सेल है, कि हाँ हमें मालूम है इसका फंक्शन क्या है, इट इज अ डिफरेंशिएटेड सेल। मेसेनकाइमल सेल और भी सेल में मॉडिफाई हो सकता है, जैसे कि एडिपोसाइट में भी मॉडिफाई हो सकता है, राइट। तो थर्ड टाइप ऑफ सेल कॉन्ड्रियोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक्चुअल में फाइब्रोब्लास्ट के ही टाइप है, तो इसीलिए उसको कैटेगराइज नहीं करवा रही हूँ मैं। दे कैन फॉर्म ऑस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट बना सकते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट बना सकते हैं। उसके अलावा अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल और भी मॉडिफाई होके और क्या काम कर सकते हैं, देखिए ये स्मूथ मसल सेल में मॉडिफाई हो सकते हैं, एंडोथीलियल सेल बना सकते हैं ब्लड वेसल का, मीजोथीलियल सेल बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल है कि मेसेनकाइम कुछ भी बना सकता है, पूरे तरीके से ये अनडिफरेंशिएटेड है और ये कोई भी और सेल में मॉडिफाई हो सकता है। दो प्रकार के सेल हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट देखिए हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल मतलब, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल मतलब कोई स्टेम सेल जो किसी भी ब्लड सेल में मॉडिफाई हो सकता है। ब्लड सेल में मॉडिफाई होने का मतलब हेमाटोपोएटिक ब्लड रिलेटेड है, तो वो स्टेम सेल जो किसमें मॉडिफाई हो सकता है, किसी भी ब्लड सेल में मॉडिफाई हो सकता है, उसको कहते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। ओके, दैट इज नोन एज हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। अब ये जितने सेल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे कहीं ना कहीं ब्लड सेल्स हैं, इसमें से मैक्सिमम ब्लड सेल्स हैं, और अदर देन दैट और भी सेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि आई एक्सप्लेन दैट टू यू। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ने लिम्फोसाइट बनाया। थर्ड टाइप ऑफ सेल हम लोग देखिए लिखते हैं लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट के बारे में हमें कितनी इंफॉर्मेशन है, लिम्फोसाइट एक प्रकार का ब्लड सेल होता है। कौन से प्रकार का ब्लड सेल होता है, ये एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट स्मॉल साइज है, लार्ज न्यूक्लियस होता है इनका, एंड साइटोप्लाज्म जिसकी वजह से आपको दिखाई देगा ऑन पेरीफेरी। ये रहा न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आपको दिखाई देगा, न्यूक्लियस बीच में है, साइटोप्लाज्म पेरीफेरी की तरफ है। क्या फंक्शन होता है इसका, व्हाट इज द फंक्शन, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब देखिए दो प्रकार के लिम्फोसाइट किस आधार पर होते हैं, इनके मॉडिफिकेशन कहाँ हुए हैं। अगर बोन मैरो में ये मॉडिफाई हुए, मैच्योर हुए हैं तो बी लिम्फोसाइट, थाइमस में मैच्योर हुए हैं तो टी लिम्फोसाइट, ठीक है। दोनों ही सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, दे फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ना लिम्फोसाइट्स इज ऑफ टू टाइप्स, मैं दोनों के बारे में लिख देती हूँ यहाँ पर। मैच्यूरेशन इन बोन मैरो, so that is known as B lymphocyte। बी लिम्फोसाइट के सेल जब भी कोई यहाँ पर आएगा एंटीजन, ठीक है, बी लिम्फोसाइट को कोई भी एंटीजन दिख गया तो वो क्या करता है, मॉडिफाई हो जाता है प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल में। तो प्लाज्मा सेल किससे बना है, derived from lymphocyte, it is derived from lymphocyte। अगर मैच्यूरेशन हो रहा है थाइमस में, मैच्यूरेशन इन थाइमस, सो दैट इज नोन एज टी लिम्फोसाइट, उसको तब क्या बोलते हैं,
टी लिम्फोसाइट। दो प्रकार के लिम्फोसाइट मैंने आपको बता दिए, जिसमें से बी लिम्फोसाइट मॉडिफाई होता है प्लाज्मा सेल में, और ये प्लाज्मा सेल आर अराइजिंग फ्रॉम लिम्फोसाइट। किससे अराइज किए हैं? ये लिम्फोसाइट से अराइज किए हैं। आप प्लाज्मा सेल का स्ट्रक्चर देखिए, ड्रॉ यहाँ पर बना हुआ है, तो इसको हम लोग कार्टवील सेल भी कहते हैं, कार्टवील सेल। दे आर अराइजिंग फ्रॉम लिम्फोसाइट। कार्टवील सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका न्यूक्लियस जब आप देखोगे, ड्यू टू क्रोमैटिन बैंड्स इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और इसमें ऐसे क्रोमैटिन बैंड प्रेजेंट होता है। So due to chromatin bands in nucleus, this is also known as cartwheel cell. They are small in size, जैसे lymphocyte भी small in size है। इनका शेप देखेंगे तो they are amoeboid in shape. इनको हम कह सकते हैं कि ये fully differentiated lymphocyte है। ये lymphocyte से बने और इनको पूरी अकल है इनको क्या करना है। They are also known as clones of lymphocytes. क्रोमैटिन स्पोक के फॉर्म में अरेंज होता है। प्लाज्मा सेल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इस फंक्शन को लिम्फोसाइट के फंक्शन में भी लिखते हैं क्योंकि प्लाज्मा सेल लिम्फोसाइट से बना है। द फंक्शन इज टू सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडी। They secrete and they transport antibody. This is the role of plasma cell, fourth type of cell. तो चार प्रकार के सेल हमने पढ़ लिए, फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल एंड मेसेनकाइमल सेल। नेक्स्ट देखिए, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से बनता है मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट, नाउ दिस इज फॉर प्लेटलेट, इसी से बनता है प्लेटलेट। सिक्स टाइप ऑफ सेल इज रेड ब्लड कॉर्पुसल, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का सेल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात कर रही हूँ तो ये दोनों मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगी। ये ब्लड सेल में आते हैं मेगा कैरियोसाइट, ये भी ब्लड सेल में चले गए, है ना। देखिए उसके अलावा और कौन से सेल्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। सॉरी अबाउट दैट, क्या नेक्स्ट सेल होता है बेसोफिल। ये कहाँ रहता है? ब्लड में मिलता है, इट इज प्रेजेंट इन ब्लड, राइट। लेकिन बेसोफिल कई बार मॉडिफाई हो जाता है, जैसे कि मान लो इन्फेक्शन ब्लड में है तो बेसोफिल क्या है, वहां पर ध्यान दे रहा है। अब इसको मालूम चला कि इन्फेक्शन जो है वो ब्लड से निकल के टिश्यू में चला गया है, तब क्या करेगा वो? तब तो उसके पास ऑप्शन नहीं होगा और तब वो मॉडिफाई होता है मास्ट सेल में। इट इज प्रेजेंट इन ब्लड बट इफ प्रेजेंट इन टिश्यू, वहां पर भी इसको मूवमेंट नहीं मिलेगी, वहां पर चुपचाप से बैठना पड़ेगा। इट इज नोन एज मास्टोसाइट और मास्ट सेल। इसको क्या बोलते हैं? मास्टोसाइट या मास्ट सेल। तो मास्ट सेल के बारे में देखो, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेल कैसा है? अमीबॉइड, स्मॉल साइज, न्यूक्लियस 2 to 3 lobes of nucleus लिखते हैं, which are interconnected by protoplasmic strands. It is a very important cell of connective tissue. बहुत ज्यादा important cell होता है क्योंकि मास्ट सेल टिश्यू में रह के टिश्यू में होने वाले इन्फेक्शन से बचाता है। अब किस तरीके से ये बचाता है टिश्यू में होने वाले इन्फेक्शन से? जैसे बेसोफिल ब्लड में बचाता है, वैसे ये कहाँ पर बचाता है? टिश्यू में बचाता है। तो मतलब ये क्या करता है? कुछ सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करता है। It secretes histamine, serotonin, heparin। ये काम है इनका सिक्रीशन करने का। जस्ट अ मिनट। इन केमिकल्स के बारे में देखें। हेपारिन,
हेपारिन क्या है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट। नेचुरल एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या होता है कि ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट ब्लड क्लॉट करवाते हैं और ये ब्लड क्लॉट होने नहीं देता है। तो अगर कहीं पर मान लो कि कोई इंजरी नहीं है ना, और ऐसी प्लेटलेट में कुछ ट्रिगर हो गया या कोई भी कारण से, कई बार ऐसा होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बनने लगती है, तो हेपारिन तुरंत उसको डिसॉल्व कर देता है। इट एक्चुअली प्रिवेंट्स one step of clotting, and that step is it prevents conversion of prothrombin to thrombin, prothrombin to thrombin. इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम द क्लॉटिंग चैप्टर में, क्लॉटिंग टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, फिर ये जाके फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनवाता है। तो ये इसी स्टेप पर रोक देता है। बाय नेचर ये एक प्रकार का म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। म्यूसिन नेचर होता है इसका, चिपचिपा नेचर होता है, इसीलिए इसको म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोला जाता है। ठीक है, तो हेपारिन एक प्रकार का नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। बहुत सारे दूसरे नेचुरल एंटीकोगुलेंट पाए जाते हैं, नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स अदर देन हेपारिन। तो हिरुडिन एक है जो लीच में मिलता है, जोंक जिसे कहते हैं, एनोफिलिन which is present in mosquito, Anopheles mosquito. Other than that, lampredin which is present in lamprey, एनिमल किंगडम में है ये। तो ये कुछ नेचुरल एंटीकोगुलेंट पाए जाते हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है, डायलिसिस की प्रोसेस में यूज होते हैं आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। कई बार ब्लड सही तरीके से काम नहीं करता है तो बाहर से ऐड कर देते हैं, है ना। तो देर आर आर्टिफिशियल कोगुलेंट एंटीकोगुलेंट लाइक सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट, EDTA। आप इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसका फुल फॉर्म क्या है। ये लोग कैसे काम करते हैं, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट के बारे में बता रही हूँ। दे रिमूव कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड। ना रहेगा कैल्शियम, ना होने देंगे क्लॉटिंग। दिस इज हाउ एंटीकोगुलेंट वर्क। तो ये पहला केमिकल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, हेपारिन। और ये किसने सिक्रीट किया है? मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं हेपारिन। नेक्स्ट देखिए, हिस्टामिन के बारे में बात करते हैं। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो बाय नेचर वैजो डायलेटर होता है। एक होता है डायलेटर, एक होता है कॉन्स्ट्रिक्टर। तो डायलेटर का मतलब होता है ब्लड वेसल को दूर दूर ले जाने वाला। हिस्टामिन वैसो डायलेटर है, यानी कि डायलेट ब्लड वेसल, इसका काम है ब्लड वेसल्स का डायलेशन करना, ताकि उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन, जहां पर चोट लगी है, अगर ब्लड वेसल्स फैला दी जाएंगी तो तुरंत वहां पर क्या हो जाएगा, बहुत सारा ब्लड पहुंच जाएगा। सो इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन इन द अफेक्टेड एरिया। उसके अलावा ये एक और काम करता है, इट इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कैसी होती हैं? नॉर्मल परमिएबिलिटी रखती हैं, कैपिलरी से चीजें बुलक सकती हैं, बाकी नहीं बुलक सकती। लेकिन ये ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी बढ़ा देता है ताकि टिश्यू में रिपेयर करना हो या बहुत तेजी से ब्लड भेजना हो, सारे सेल्स भेजने हो। मैंने आपको क्या बोला, मास्ट सेल टिश्यू में रहते हैं और अगर कोई इन्फेक्शन वहां पर हुआ है तो वो चाहेगा कि इम्यून सेल्स तुरंत दौड़कर यहाँ पर पहुंच जाए, है ना। तो मतलब मान लो कोई भी एलर्जन है या कोई भी एंटीजन है, मोस्टली एलर्जन के केस में मास्ट सेल ट्रिगर होते हैं and they enter our body. They trigger which cells of our body? They trigger mast cells. और मास्ट सेल क्या करते हैं? मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन।
हिस्टामिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ा देता है। मतलब ये है कि अब ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ गई है और इसके अंदर में जो यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, मान लीजिए किसी भी टिश्यू में जहां पर इन्फेक्शन था उस तरफ भी ये होगा, यहाँ से ब्लड बाहर आ जाएगा बड़ी आसानी से। ब्लड कम्स आउट ऑफ कैपिलरीज, पर हमें क्या चाहिए थे, WBC, एंड दे अक्यूमुलेट इन इंटरसेल्युलर स्पेसेस, जहां पर भी खतरा है इन्फेक्शन का, कि इन्फेक्शन रहा होगा, पॉसिबिलिटी है, तो दे अक्यूमुलेट इन इंटरसेल्युलर स्पेसेस, और इसको कहा जाता है नोन एज एक्सुडेट। कभी अगर ऐसा हुआ है, आई डोंट नो इफ यू हैव एवर फेल्ट दिस वे एवर, कभी चोट लग जाती है, हल्का सा फूला हुआ रहता है, कई बार ऐसा होता है कि स्वेलिंग नहीं है लेकिन रेडनेस ग्रीन हो जाता है, फिर ब्लैक हो जाता है, वो भी होता है, राइट? तो वो किस वजह से होता है, उसका कारण यही होता है। ये सब कारण का, सब काम के पीछे कौन है, हिस्टामिन। हिस्टामिन की वजह से ब्लड कैपिलरी से बाहर आता है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस में अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे कहते हैं एक्सुडेट, एंड दिस एक्सुडेट इज causing swelling in that area, affected area, that is known as inflammation. ये हिस्टामिन का मैंने आपको फंक्शन बता दिया कि हिस्टामिन के इतने सारे काम होते हैं। तीसरा केमिकल देखिए जो सिक्रीट हुआ, दैट इज सेरोटोनिन। ये हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करता है। ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ा दोगे तो सारा ही ना खत्म हो जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का दूसरा नाम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ये भी बाय नेचर एक प्रोटीन नेचर का होता है और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, समेटता है। So it is a vasoconstrictor. It constricts vessels, blood vessels, and hence decrease circulation. अगर सर्कुलेशन बढ़ गया है किसी वजह से तो उसको कम करने के लिए ये चाहिए, है ना, और अगर कम हो गया है किसी वजह से तो उसको बढ़ाने के लिए चाहिए। So it constricts vessels and decrease circulation. At the site of injury, mast cells secrete serotonin to prevent excess blood loss. जब तक ब्लड क्लॉट नहीं हो जाता तब तक ब्लड को ऐसी बहने थोड़ी ना दे देंगे, तो इसीलिए सेरोटोनिन क्या करता है, ब्लड वेसल को समेटता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब अगर ये ब्लड वेसल है तो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद कुछ ऐसे हो जाएगी और पास पास आ जाएगी, दिस इज नोन एज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। These are the chemicals that are secreted by mast cell. मास्ट सेल मैंने आपको बताया, आप इसके बारे में ये भी लिख सकते हो दैट दे आर मॉडिफाइड बेसोफिल। उसके अलावा दे ऑल्सो सिक्रीट मैट्रिक्स, कुछ मात्रा में ये मैट्रिक्स का सिक्रीशन भी करते हैं, दे ऑल्सो सिक्रीट मैट्रिक्स। दिस इज द फिफ्थ सेल। न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है। ऑस्टियोक्लास्ट मालूम है, बोन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रोग्लिया एक और है, या ग्लियल सेल कहते हैं, इसका सिर्फ नाम लिखेंगे अभी, इसको मैं नर्वस सिस्टम में एक्सप्लेन कराऊंगी आपको ग्लियल सेल के बारे में, ठीक है। सो टिल नाउ व्हाट आर वी फेमिलियर विथ, देखें जरा क्या मालूम है अभी तक हमें।
एक मिनट का समय दीजिए। ये देखिए, हमने देखा मीसेनकाइमल सेल क्या होते हैं। मीसेनकाइमल सेल सब सेल बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं सेल की बात करूंगी जो मैंने अभी तक नहीं डिस्कस किया। जैसे मैंने बोन और ब्लड पहले पढ़ा दिया, तो आप काफी सारे सेल से फेमिलियर हो। तो मीसेनकाइमल सेल फाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट से ही ऑस्टियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोब्लास्ट बनते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट बनाता है कॉन्ड्रियोसाइट। दूसरा सेल हमने जो पढ़ा फाइब्रोब्लास्ट, वो इस तरीके से दिखाई देते हैं, ओवल शेप न्यूक्लियस है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत रिच होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेल जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट का ओरिजिन आपको मालूम है कि ये बोन मैरो से बनता है, लेकिन बोन मैरो में कौन से सेल से बनता है, तो बोन मैरो में ये स्टेम सेल से बनता है। लिम्फोसाइट अगर बोन मैरो में मेच्योर होते हैं तो बी लिम्फोसाइट, थाइमस में मेच्योर होते हैं तो टी लिम्फोसाइट। फिर बी लिम्फोसाइट क्या करता है, जब भी कोई एंटीजन दिखता है, बी लिम्फोसाइट खड़ा है, बढ़िया घूम रहा है, अपना ब्लड में मजे कर रहा है वो, और उसको दिखाई दिया कि कोई एंटीजन आ गया है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो बनाएगा प्लाज्मा सेल। तुरंत एंटीबॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा, पहले वो बनाएगा प्लाज्मा सेल, जिसे कार्टवील सेल कहते हैं, क्योंकि वो दिखता है अंदर चक्के जैसा। काम क्या होता है इस प्लाज्मा सेल का, प्लाज्मा सेल सिक्रीट करता है एंटीबॉडी। प्लाज्मा सेल को लिम्फोसाइट का क्लोन भी कहते हैं, हालांकि एकदम सेम नहीं दिखते हैं, लेकिन क्योंकि लिम्फोसाइट से ओरिजिनेट हुए इसीलिए क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट कहते हैं। तो फोर्थ टाइप ऑफ सेल है प्लाज्मा सेल। मेगा कैरियोसाइट और आरबीसी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज दैट वी हैव डिस्कस इन द ब्लड सेल पार्ट। नेक्स्ट, बेसोफिल का ओरिजिन हमें मालूम है, बोन मैरो से बनते हैं, ब्लड में रहते हैं। ब्लड में रहना, अब आप मुझे एक बात बताओ, घर में रहना और सड़क पर चलने में अंतर होता है ना। सड़क पर चल रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट मोड पे हो, तो वो बेसोफिल है। पर जब आप घर पे हो तब आप क्या कहलाओगे, मास्ट सेल। बेसोफिल और मास्ट सेल एक हुए, हाँ बिल्कुल एक हुए, दे आर सेम। बेसोफिल भी हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन सिक्रीट करता है, और मास्ट सेल भी ये तीनों चीजें सिक्रीट करता है। तो मैम अंतर क्या है, अलग अलग नाम क्यों है? अलग अलग नाम है क्योंकि ब्लड में रहेगा तो बेसोफिल, टिश्यू में रहेगा तो मास्ट सेल। आप दोनों का स्ट्रक्चर भी देखो, इसलिए अलग दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि इसने मॉडिफाई कर लिया है खुद को टिश्यू में रहने के लिए, टिश्यू में पकड़ के जगह बना के रह रहा है वो। ठीक है, तो ये है मास्ट सेल। उसके बाद नेक्स्ट प्रकार का सेल जो है ऑस्टियोक्लास्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बोन डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स में से एक होते हैं। माइक्रोग्लियल सेल को होल्ड पे रखेंगे, नंबर हेडिंग डाल देंगे। ये नर्वस सिस्टम में अभी जो आपका कनेक्टिव टिश्यू के अलावा एपिथेलियल, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू है, उसमें मैं बताऊंगी माइक्रोग्लिया के बारे में। ठीक है, लैंगरहैंस सेल को भी डिस्कस करेंगे, ये भी होल्ड पे रहेगा अभी। नेक्स्ट सेल जो है, जो अभी हम लोग बता रहे हैं, वो है मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट सेल। हेपारिन का रोल क्या है, हिस्टामिन का रोल क्या है, और ये देखो सेरोटोनिन का रोल क्या है। मोनोसाइट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक क्विक नोट पॉइंट बता दूं। डिफरेंशिएटेड सेल किसे कहते हैं और अनडिफरेंशिएटेड सेल किसे कहते हैं? डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है जिसको पता ही नहीं, सॉरी, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है जिसको पता नहीं है, विच डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब आप समझो कि आप क्लास 10th तक क्या हो, अनडिफरेंशिएटेड हो। 11th-12th में जब आपने ऑप्ट कर लिया साइंस स्ट्रीम, आपने ऑप्ट कर लिया कॉमर्स स्ट्रीम, आपने ऑप्ट कर लिया आर्ट स्ट्रीम, है ना, तो आप क्या हो गए, डिफरेंशिएट हो गए कि अब मैं सिर्फ साइंस पढ़ रहा हूँ, अब मैं सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, इस तरीके से। समझ में आ रही है बात? तो डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है इट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसको वही काम करना है। और अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है जिसके पास अभी कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। मोस्टली जो भी अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, सिर्फ डिवाइड करके नए सेल बनाते रहते हैं और कुछ नहीं करते। तो इनका सिर्फ एक काम होता है कि ये क्या करते हैं, सेल डिविजन करते हैं। और सेल, मैम आप बोल रहे हो कि कोई काम नहीं है, फिर कह रहे हो कि सेल डिविजन कर रहे हैं। बेटा, फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब होता है कि वो एक ऑर्गन बनाए या कोई एक पार्ट
कोई एक फंक्शन में रोल प्ले करें कि हमारी बॉडी में हम ये करवा रहे हैं। सेल की संख्या बनाना डिफरेंशिएशन के फंक्शन में काउंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखो मोनोसाइट के बारे में बात करते हैं। व्हाट वी आर फेमिलियर विथ, 6 सेल है आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट ब्लड में पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक्चुअल में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रोफेज के बारे में, बट मोनोसाइट इसलिए लिखा मैंने क्योंकि जैसे बेसोफिल ही, अब जैसे आप लोगों का मुझे तो पता नहीं आपने शक्तिमान देखी है कि नहीं, तो गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसे ही बेसोफिल ही मास्ट सेल है, मोनोसाइट ही मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज किससे बनते हैं? मैक्रोफेज आर एक्चुअली मॉडिफाइड मोनोसाइट। तो मोनोसाइट्स के बारे में मैं आपको बताऊं, बोन मैरो से बनते हैं मोनोसाइट्स। अब ये रहते हैं ब्लड में। आपको याद हो पुरानी क्लास में ब्लड में हमने पढ़ा था मोनोसाइट्स का काम होता है फैगोसाइटोसिस करना। क्या करते हैं ये? फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो फिर मैक्रोफेज क्या करेंगे? मैक्रोफेज आर मॉडिफाइड मोनोसाइट्स। व्हाट इज द फंक्शन दे परफॉर्म? दे आर आल्सो phagocytic. Macrophage are monocytes of tissue. इनका एक और नाम होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज हिस्टियोसाइट। इन्हें हिस्टियोसाइट भी कहते हैं। इनका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें बड़ा सा बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट इन साइज होते हैं। सबसे बड़ा है फाइब्रोब्लास्ट। दे आर दी सेकेंड लार्जेस्ट इन साइज। इसमें कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, तो साइटोप्लाज्म ए ग्रैन्युलर है, पर वही मास्ट सेल जो था वो ग्रैन्युलर था। इन्हें स्कैवेंजर सेल भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज स्कैवेंजर सेल। स्कैवेंजर सेल भी कहते हैं इसको। स्कैवेंजर सेल का कहने के पीछे कारण क्या है कि ये पूरे जितने भी, मान लो टिश्यू में कोई भी सेल होगा जो काम नहीं कर रहा है या कोई भी एंटीजन आ गया है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम होता है। So that is why they are also known as scavenger cell, because they destroy dead and damaged cell. अब मैक्रोफेज की खास बात है, देखो यहाँ पे ना बहुत सारे नाम हो रहे हैं, तो ये मत सोच लेना कि अरे कितने सारे नाम क्या करेंगे हम लोग। आपको क्या याद रखना है इसमें से? मोनोसाइट कौन है? मोनोसाइट है, ब्लड में रहता है, फैगोसिटिक है। उससे पूछे आपको बड़े होके क्या बनना है, तो वो बोला कि बड़े होके मेरे को मैक्रोफेज बनना है, मैं टिश्यू में जाके रहूंगा, काम वही करेगा ये जो ब्लड में कर रहा था। तो मैम सारे मोनोसाइट बड़े होके मैक्रोफेज बनते हैं, तो फिर ब्लड में कौन रहता है? जब भी मोनोसाइट बन के आते हैं ब्लड में, तो बहुत सारे मोनोसाइट कहाँ रहते हैं? ब्लड में रहते हैं। नहीं हम खुश हैं, हम नहीं जाएंगे टिश्यू में, है ना, हम लोग को इधर ही अच्छा लग रहा है। पर बहुत सारे मोनोसाइट्स कहाँ चले जाते हैं? टिश्यू में चले जाते हैं, और वो मैक्रोफेज बन के काम करते हैं, और उन्हीं को हिस्टियोसाइट कहते हैं। हिस्टो वर्ड जो है वो टिश्यू के लिए होता है, हिस्टो, है ना, तो इन्हें हिस्टोसाइट कहते हैं। हिस्टोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टिश्यू में रहने वाले हैं और इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस करना। लेकिन खास बात ये है कि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस ऑफ लंग, इनका अलग नाम है। इनका नाम क्या होता है? डस्ट सेल। फैगोसाइटोसिस करने का मतलब क्या होता है? फैगोसाइटोसिस करने का मतलब जैसे कि देखो कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं, हमारे टेबल पे लगा हुआ है खाना, और खाने पे रखा हुआ है, पिज्जा भी रखा है, बर्गर भी रखा है, रोटी सब्जी भी रखी है, मोमोज भी रखे हैं, ये सब रखा हुआ है, प्लेट पूरी ना ऐसे भरा पड़ा है टेबल।
तो एक मैं हूँ, मैं जाऊंगी टेबल पे और मैं क्या करूंगी, सिर्फ मैंने रोटी सब्जी उठाई और खा लिया, मैंने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, मुझे रोटी सब्जी पसंद है, मैं वही खाऊंगी। अब वहीं फिर मेरा भाई आया, उसने रोटी सब्जी भी खाई, पिज्जा भी खाया और बर्गर भी खाया और मोमोज भी खाए, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है, उसको जो मिलेगा वो खाएगा। बात समझ रहे हो? वैसे ही आपकी बॉडी में इम्यून सेल्स, जब हम फैगोसिटिक सेल्स बोलते हैं ना किसी भी सेल को, मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक नहीं है अपने निर्णय में, उसको जो मिलेगा, कोई भी एंटीजन आएगा वो उससे पूछेगा नहीं आप बैक्टीरिया हो, आप वायरस हो, आप क्या हो, आप प्रोटोजोन हो, डज नॉट मैटर, हमको तो भूख लगी है, हमको तुमको खाना है। ये होता है फैगोसिटिक सेल का मतलब। वो नॉन स्पेसिफिक होता है, वो सिर्फ खाने के लिए है, जो भी नॉन सेल्फ होगा। नॉन सेल्फ मतलब जो सेल्फ सेल नहीं है, उसकी बात हो रही है। अब लंग में ये काम कौन करते हैं? मैक्रोफेज करते हैं, उनको वहां पर डस्ट सेल बोलते हैं, सबने अपने हिसाब से नाम रख दिया है, ठीक है, मेरे इलाके में रहोगे तो तुम्हारा ये नाम है। लिवर में रहते हैं, उसका नाम है कुफर सेल, कुफर सेल। अगर ब्लड में रहेगा तो उसका नाम क्या है? जो ये मुझे बता दिया आंसर, उसको एक डेयरी मिल्क पार्सल। क्या है आंसर? मोनोसाइट। ठीक है, जिसने भी कर लिया आंसर, अमेजन से मंगाओ डेयरी मिल्क का। अब यहाँ पर देखो, ब्रेन में उनको क्या कहते हैं? ब्रेन में उन्हें कहते हैं माइक्रोग्लियल सेल। इसीलिए मैंने बोला नर्वस सिस्टम में बताऊंगी मैं इसको, क्योंकि वहां नर्वस सिस्टम में उसके बाजू बाजू में प्रेजेंट होते हैं ना न्यूरॉन के ये। स्प्लीन में इन्हें कहते हैं रेटिकुलर सेल। कितना अच्छा लगता है ना, कुछ नया सीख जाओ और जवाब मालूम है उसका, है ना? यही करना है हमें, कंसेप्ट पे फोकस करना है। तो ये हमने आपको बता दिए सेल्स इतने सारे प्रकार के हैं। मैक्रोफेज आपका कनेक्टिव टिश्यू का सेल है। तो माइक्रोग्लियल सेल समझ गए, मोनोसाइट समझ गए, ये सब किससे बने? सब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बने। इस ड्रॉ में एक सेल छूट रहा है, वो है फैट सेल। आई थिंक 7th नंबर का है फैट सेल, जिसको एडिपोसाइट भी कहते हैं। एडिपोसाइट या फिर एडिपोज सेल, या फिर इसे फैट सेल भी कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखोगे, आपको दिखाई देगा एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल, जिसके अंदर फैट स्टोर है और किनारे की तरफ धक्का दे दिया गया है न्यूक्लियस, बेचारे को न्यूक्लियस चला गया है किनारे पे। तो ये रहा वैक्यूल, ठीक है, एडिपोसाइट, एडिपोज सेल या फिर फैट सेल। इस सेल के बारे में बात करें तो ये ओवल शेप्ड होता है। एक मिनट, दिस इज ओवल शेप्ड। फैट स्टोरिंग, काम क्या होता है इसका? ये फैट स्टोरिंग है। फैट इज कलेक्टेड एज फैट ग्लोब्यूल। फैट कैसे कलेक्ट होता है? फैट ग्लोब्यूल। दो प्रकार के मिलते हैं एडिपोसाइट, आई जस्ट शो यू द ड्रॉ। दो प्रकार के फैट सेल मिलते हैं, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फैट सेल, व्हाइट फैट सेल एंड ब्राउन फैट सेल। दोनों के बारे में बात करते हैं। तो आप ब्राउन फैट सेल में देखो, आपको साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी ज्यादा दिखाई देगी, साइटोप्लाज्म मोर इन नंबर और मोर इन क्वांटिटी। बट इस वाले में देखेंगे तो देयर इज रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्म। इनका न्यूक्लियस देखिए ब्राउन फैट सेल का, ये ड्रॉ बनाएंगे आप अपने नोटबुक में फैट सेल के लिए। न्यूक्लियस इज राउंड एंड इन सेंटर। इनका न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस इज फ्लैट एंड इज प्रेजेंट एट दी पेरीफेरी, किनारे की तरफ होता है। ब्राउन फैट सेल में ये प्रेजेंट है फैट लॉक्यूल्स, इसीलिए इसे मल्टीलॉक्यूलर भी बोला जाता है, मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट।
and this one is known as monolocular एडिपोसाइट। दो प्रकार के फैट सेल होते हैं। जनरली जो फैट नेक के पास या फिर शोल्डर्स के अराउंड डिपॉजिट होता है या फिर चेस्ट में डिपॉजिट होता है वो ब्राउन फैट सेल होता है और ये आसान होता है बर्न करना। इट इज हेल्प टू बर्न इजी। मतलब अगर आप अभी एक्सरसाइज चालू कर रहे हो एंड यू फील कि आपकी नेक शोल्डर या चेस्ट रीजन में फैट एक्स्ट्रा डिपॉजिट है तो ये जल्दी क्या होता है बर्न होता है। ये वाला फैट जल्दी लूज होता है जो ब्राउन फैट सेल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें खूब सारा माइटोकॉन्ड्रिया है और इसीलिए ये ब्राउन दिखाई देते हैं। पर वहीं व्हाइट सेल की बात करें तो ये स्किन के नीचे जो प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में यही वाला बनता है, ब्राउन वाला बहुत कम बनता है आपकी, मतलब जनरली मैं बात कर रही हूँ। तो ये कहाँ मिलते हैं? ये बिलो स्किन मिलते हैं। विसरल फैट भी कहते हैं इसे क्योंकि ये विसरल ऑर्गन के आजू बाजू मिलते हैं। विसरल ऑर्गन जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं लिवर एक्सेट्रा के बाहर, स्टमक के बाहर, पेट निकल गया है तो स्टमक के बाहर पे यही सारा है व्हाइट फैट। तो दे आर प्रेजेंट अराउंड विसरल ऑर्गन और इनका काम होता है कि ये इंसुलेशन देते हैं। इंसुलेशन देते हैं मतलब कि जैसे वेल है ना, तो उसकी मोटी सी स्किन होती है और इंसुलेशन देते हैं मतलब ठंड से बचाव करते हैं। तो ये इनका काम होता है। these are all the types of connective tissue cell। आपने क्या पढ़ लिए? कनेक्टिव टिश्यू सेल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आप फेमिलियर हो कनेक्टिव टिश्यू में, उसके अलावा मिलता है फाइबर्स। तीसरी चीज होती है मैट्रिक्स। तो फाइबर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कोलेजन फाइबर की। कोलेजन नाम कोलगेट से मिलता जुलता है तो आप ऐसे याद कर लो कि ये व्हाइट कलर के हैं, कोलगेट व्हाइट कलर का होता है। दीज आर व्हाइट कलर्ड फाइबर्स। ये यूजुअली आपको ऐसे दिखाई देंगे कि एक बंडल में रहेंगे, जोड़े में रहते हैं। एंड इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम प्रीवियस क्लास, इसके बंडल को शार्पे फाइबर भी कहते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जगह पे नाम मैंने आपको बताया है। कोलेजन व्हाइट फाइबर्स हैं, ये बने होते हैं कोलेजन प्रोटीन के। जिसका यूनिट होता है ट्रोपो कोलेजन। ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले फाइबर हैं। दे आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी। ये मैक्सिमम क्वांटिटी में पाए जाते हैं एज दे कंस्टिट्यूट 1/3 ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर का 1/3 हिस्सा इनका होता है। दे एज यू कैन सी दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स। इन बंडल्स को फैसिया कहते हैं। फैसिया टर्म बहुत बार पढ़ोगे आप बायोलॉजी में, बंडल के लिए यूज किया जाता है ये। इनकी खास बात ये है ये इलास्टिक कम होते हैं। दे हैव लेस इलास्टिसिटी बट दे हैव मोर स्ट्रेंथ। तो जिसमें भी ये ज्यादा मात्रा में होंगे, ज्यादा अमाउंट में होंगे, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कोलेजन प्रोटीन जैसे आपने मान लो कोई एनिमल या कोई कंज्यूम किया है, एनिमल प्रोटीन, एनिमल मीट कंज्यूम किया है, तो ये डाइजेस्ट किसके द्वारा होता है? पेप्सिन प्रोटीन इसको क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है। अगर कोलेजन को आप बॉईल कर रहे हो तो ये जिलेटिन में बदल जाता है। कस्टर्ड खाते हैं या आइसक्रीम्स खाते हैं, जेली खाते हैं, तो उनमें जिलेटिन प्रेजेंट होती है। जिलेटिन की शीट भी मिलती है मार्केट में। जैसे अगर आपको जेली बनानी है ना घर में, तो आप मार्केट में जाओगे, आप जिलेटिन की शीट ले आना और उसको हल्के से कुनकुने पानी में डाल देना, तो वो पार्शियली कन्वर्टेड कोलेजन होता है जिसको आप हल्के कुनकुने पानी में डालोगे तो वो जिलेटिन में बदल जाएगा। फिर आप उसको मिला लो बैटर में, शक्कर में, और बन गया आपका जेली। वो जो मार्केट में आप लेते हो ना, छोटी छोटी आती है जेली वाली, चॉकलेट टाइप की आती है, आप खुद भी बना सकते हो। तो वो जिलेटिन अलग होता है ना, क्योंकि वो वेज वाले भी आते हैं बहुत सारे मार्केट में, वो दूसरे हो गए फिर। पर प्रॉपर ये जो होता है ये अच्छा कॉस्टली भी मिलता है। तो ये किससे बनता है? कोलेजन से मिलता है। कोलेजन को बॉईल करने पे वो जेलेटिन जैसा बन जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइबर इज इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर कोलेजन से अलग कैसे है? क्योंकि ये येलो इन कलर है।
They are yellow colored fiber made up of elastin protein. ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होते हैं, ये कम क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन इनकी खास बात है, नाम में पता चल रहा है, दे हैव मैक्सिमम इलास्टिसिटी। ये केमिकल से हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स। दे डू नॉट डिसॉल्व ऑन बॉइलिंग। पर इसको डाइजेस्ट करना है अगर, तो आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है ट्रिप्सिन, वो इसको डाइजेस्ट कर सकता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से इसको डाइजेस्ट किया जा सकता है। इसमें मैक्सिमम इलास्टिसिटी होती है, बट स्ट्रेंथ की बात करें तो दे हैव लेस स्ट्रेंथ। इनका अरेंजमेंट देखोगे तो इट इज समथिंग लाइक दिस, दे आर अरेंज्ड सिंगली फॉर्मिंग अ नेटवर्क। क्या बनाते हैं ये आपस में? नेटवर्क बनाते हैं। तीसरे प्रकार का फाइबर है रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर बना होता है रेटिक्यूलिन प्रोटीन का। ये सबसे ज्यादा डेलिकेट फाइबर्स हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांचिंग मतलब कुछ इस तरीके से, like this, they highly branched and they form a dense network. इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, इलास्टिसिटी इज कंप्लीटली एब्सेंट। दे आर प्रेजेंट इन लिम्फोइड ऑर्गन, ये लिम्फोइड ऑर्गन में पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन लिम्फोइड ऑर्गन। एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू क्या है? एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, दे आर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इन्हें लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्यों रखा जाता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए इन्हें लूज कनेक्टिव टिश्यू में रखा जाता है क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो इनका लूजली प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स जो है वो लूज प्रेजेंट होता है। अब मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ यहाँ पर कि मैट्रिक्स जो है वो किसने सिक्रीट किया। इट इज सिक्रीटेड बाय सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा सेल कनेक्टिव टिश्यू का? फाइब्रोब्लास्ट। इफ यू रिमेम्बर मैंने बताया था कि फाइब्रोब्लास्ट मैट्रिक्स सिक्रिएट करता है। कनेक्टिव टिश्यू, सच्चा कनेक्टिव टिश्यू, असली कनेक्टिव टिश्यू वही है जिसके मैट्रिक्स का सिक्रीशन, मैट्रिक्स कहां से आया, उसी के सेल ने किया। नाउ थिंक अबाउट ब्लड। ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, जिसका एक कारण है कि उसके सेल्स डिवाइड नहीं करते। दूसरा कारण है कि उसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। तीसरा कारण मैं अब आपको बता रही हूँ, ये है इनका तीसरा कारण कि इनका जो मैट्रिक्स है वो इनके सेल नहीं सिक्रीट करते हैं। मैट्रिक्स आर नॉट सिक्रीटेड बाय, मैट्रिक्स इज नॉट सिक्रीटेड बाय, सॉरी, इज नॉट सिक्रीटेड बाय इट्स सेल्स। मैट्रिक्स को इसके सेल्स ने सिक्रीट नहीं किया है, तो इसीलिए ब्लड क्या है? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। किसने सिक्रीट किया है मैट्रिक्स को? गो बैक, थिंक अबाउट मैट्रिक्स। प्लाज्मा है। प्लाज्मा किसने सिक्रीट किया था? बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है। वाटर अलग जगह से आता है, लिवर से आता है कुछ हिस्सा, प्रोटीन वाले पार्ट हैं उसमें, न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, तो वो सब मिलके बनाते हैं उसका। तो यहाँ पर मैट्रिक्स और ब्लड के मैट्रिक्स में क्या अंतर होता है? इनका जो मैट्रिक्स है इट इज वेरी डिस्टिंक्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड like
हाइलुरोनिक एसिड किसका बना है ये? हाइलुरोनिक एसिड का बना है। हाइलुरोनिक एसिड क्या है? हाइलुरोनिक एसिड है आपका एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड। ठीक है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड, ये एक प्रकार का हेटेरो पॉलीसैकेराइड होता है और अधिकतर मैट्रिक्स इसी का बना होता है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रकार है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इन दोनों में समान चीजें हैं, मैट्रिक्स दोनों का सेम होता है। दोनों के मैट्रिक्स को फाइब्रोब्लास्ट ने सिक्रीट किया है। दोनों में सेल्स प्रेजेंट होते हैं और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, पर कौन से सेल हैं और कौन से फाइबर्स हैं ये अब बात करना है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करते हैं पहले। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक प्रकार का स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू है। सेल्स एंड फाइबर्स आर लूज loosely arranged in semi fluid matrix. They are arranged in a semi fluid matrix. कहाँ पर प्रेजेंट होता है? It is present just below skin epithelium. It is present below skin. Skin के नीचे कौन सी लेयर है पूछेंगे तो एरियोलर की लेयर होती है। ये सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है स्किन के एपिथेलियम के लिए। For skin epithelium it forms support framework. कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें? देखिए सेल्स प्रेजेंट होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, other than that mast cells and macrophage. If you remember, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। मास्ट सेल ग्रैन्युलर हैं, हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, हिपैरिन सिक्रीट करते हैं और सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं। मैक्रोफेज फैगोसिटिक सेल होते हैं, राइट? तो ये तीनों प्रेजेंट है यहाँ पर। फाइबर्स प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, उसके अलावा फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, राइट? सो फाइबर्स आर प्रेजेंट। कोलेजन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, अबंडेंस में मिलता है, और इलास्टिन जो है वो लेस इन नंबर है, संख्या में ये कम है। उसके अलावा इसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, कुछ नर्व फाइबर्स भी पाए जाते हैं। ऑल्सो प्रेजेंट। ये सारी चीजें मिलती हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। स्किन के नीचे तो प्रेजेंट है, और कौन सी जगह है जहां पर ये प्रेजेंट होता है? लोकेशन ऑफ एरियोलर टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीला सबक्यूटेनिया, अभी मैं नाम लिखवा दे रही हूँ क्योंकि ये सब आप पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स में। टीला सबक्यूटेनिया क्या है? स्किन के नीचे की लेयर है। इट इज अ थिन कंटिन्यूअस लेयर connecting skin with skeletal muscles. नेक्स्ट लेयर होती है, नेक्स्ट जगह पर जहां पर ये प्रेजेंट होता है वो है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम मिलता है मसल में। पेरीमाइसियम ये भी मिलता है मसल में, अराउंड मसल फाइबर एंड बंडल। एग्जैक्ट लोकेशन मसल पढ़ाते समय।
उसके बाद एंडोन्यूरियम अराउंड नर्व फाइबर के आजू बाजू मिलता है। उसके अलावा ओवरी, इनसाइड जब ओवरी को देखेंगे तो बाहर वाला भाग होता है कॉर्टेक्स, वहां पर नहीं मिलता है, बल्कि ये मिलता है ओवरी में मिडिल वाले पार्ट में, जिसे कहते हैं मेड्यूला ऑफ ओवरी, वहां ये मिलता है। अनदर लोकेशन इज टेस्टिस में आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये कब पढ़ोगे आप? ये पढ़ोगे क्लास 12th में। और एक और जगह पर ये मिलता है, वो है सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। इन सारी जगह पर मिलता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, स्किन के नीचे, न्यूरॉन के पास, राइट। तो इन सारी जगह पर मिलता है आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू जो आप यहाँ पे ड्रॉ में देख रहे हो वो है एडिपोज टिश्यू, राइट। द सेकेंड टिश्यू विच यू आर सीइंग हियर इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी एक प्रकार का लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। कहाँ पर प्रेजेंट है? बीनीथ स्किन। एक्चुअल में ये मॉडिफिकेशन है किसका? एरियोलर टिश्यू को। इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम एरियोलर टिश्यू। आप ड्रॉ में ध्यान से देखोगे तो आपको सेल्स दिखाई देंगे, और वो सेल्स स्पेशल सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, एंड these cells are known as adipocytes और एडिपोज सेल्स। जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट होता है हमारी बॉडी में, एक्सेस न्यूट्रिएंट यानी कि जो न्यूट्रिएंट हमने कंज्यूम नहीं किया है, उस न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर कन्वर्टेड टू फैट। एक्सेस न्यूट्रिएंट मतलब विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, रखना है अभी बहुत समय तक चलेगा ये। So which are not used immediately, they are converted into fat and then they are stored in adipose tissue. दो प्रकार के एडिपोज टिश्यू बनते हैं, व्हाइट वाले एंड ब्लैक वाले, है ना। व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक थोड़ी होता है, क्या है? ब्राउन। व्हाइट फैट और ब्राउन फैट, जैसे आपने सेल में अंतर देखा कि क्या होता है इनके अंतर में, तो ब्राउन फैट का इसमें मोर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये जब आप बर्न करोगे, मोर माइटोकॉन्ड्रिया है ना, एंड ब्राउन कलर ड्यू टू साइटोक्रोम पिगमेंट होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। cytochrome pigment in mitochondria provides it brown color. इसका काम होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड एनर्जी। एनिमल्स में कब प्रोवाइड करता है ये एनर्जी? ड्यूरिंग हाइबरनेशन। उनको एनर्जी चाहिए, वो ब्राउन फैट में स्टोर करके जाते हैं। एस्टिवेशन, ठीक है। और जब आप ब्राउन फैट को तोड़ते हो तो आपको वाटर तो मिलता ही है, उसके अलावा आपको एनर्जी मिलती है। और ये जो एनर्जी आपको मिलती है ये 20 टाइम्स मोर होती है देन व्हाइट फैट। व्हाइट फैट को बर्न करते तो जितना एनर्जी मिलता उससे 20 गुना ज्यादा एनर्जी आपको इस समय मिलती है जब आप ब्राउन फैट या फिर ब्राउन एडिपोज टिश्यू को बर्न करते हो या फिर इससे एनर्जी डिराइव करते हैं। व्हाइट फैट के बारे में लिखेंगे, तो इसका कलर व्हाइट कलर है, क्यों? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखो, ब्लबर।
ब्लबर क्या है? ब्लबर थिक लेयर ऑफ फैट है अंडर स्किन। किसकी स्किन में मिलती है? स्किन ऑफ व्हेल, स्किन ऑफ एलिफेंट, स्किन ऑफ सील। इट कैन बी अबाउट 80 सेंटीमीटर थिक, इतनी मोटी होती है। और इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन। ये ब्रेक करने के लिए नहीं है, ये तोड़ने के लिए नहीं है, क्योंकि इसको एनर्जी निकाल, मतलब वेल कितना भी एक्सरसाइज कर ले वो नहीं बर्न कर सकती इसको, समझ रहे हो? सो इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी हम्प ऑफ केमल, राइट? उसके अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन येलो बोन मैरो इन आवर बॉडी। विसरल फैट के अलावा और भी जगह पर ये प्रेजेंट है ना, येलो बोन मैरो, तो इसको तो आप खत्म कर ही नहीं सकते, ब्लबर। एंड एक और जगह पे प्रेजेंट होता है जो आपकी स्किन के नीचे होता है, उस लेयर को कहते हैं पैनिक्यूलस एडिपोसस, which is present under skin, and this is also known as hypodermis. These are two types of adipose tissue. Adipose tissue के बारे में मैंने आपको बताया that adipose tissue is present beneath skin, और आप इसके सेल के बारे में जानते हो, सेल को एडिपोसाइट कहते हैं। फैट सेल या फैट टिश्यू में जो प्रेजेंट होता है, दो प्रकार के होते हैं। आपसे सवाल आएगा ब्लबर व्हाइट है कि ब्राउन फैट है, तो ये व्हाइट फैट होता है। हम्प ऑफ कैमल व्हाइट फैट होता है। येलो बोन मैरो, बोन में पढ़े हो आप, राइट? तो वो किसका बना होता है? व्हाइट फैट का बना होता है। आप वहां पर बोन वाले में जाके ब्रैकेट में लिख लो व्हाइट फैट है, राइट? तो बहुत सारी चीजें आपने अभी पुराने टर्म्स आप रिकॉल कर रहे हो ना। दूसरा प्रकार का टिश्यू जो मैंने आपको बताया एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के ये जो लोकेशंस हैं ये आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे अलग अलग जगह पर। दिस इज द ड्रॉ, इसको जरूर बनाइएगा कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है। उसके अलावा आप देखो एरियोलर में उसके अलावा भी कुछ सेल्स घूम रहे हैं पीछे, उन सेल्स का नाम करने का कोशिश करिएगा, कौन से सेल प्रेजेंट है आइडेंटिफाई करके एक बार गो थ्रू करिए जो नोट्स आज आपने बनाए हैं, आज आपने जितना भी इनके बारे में पढ़ा है उससे। लूज कनेक्टिव टिश्यू का हम सबको मालूम है। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि जो सेल है, फाइबर है, मैट्रिक्स में लूजली अरेंज्ड है। जब ये बहुत ही डेंसली अरेंज्ड होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो डेंसली पैक्ड होते हैं पूरे तरीके से, ठीक है? अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो प्रकार के हो सकते हैं। डेंस में वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। या फिर इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे तो उसे हम कहेंगे इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? डेंस रेगुलर का मतलब होता है कि फाइबर और सेल का अरेंजमेंट जो है वो डेंस पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न में होगा। Orientation of fibers show a regular pattern. Irregular का मतलब होता है कि randomly arranged है cells और fibers, तो उसे हम कहते हैं irregular. Fibroblast and fiber fibers में mostly collagen, they are oriented and they are oriented differently. बहुत डिफरेंट तरीके से ये ओरिएंटेशन में होते हैं। कहाँ मिलता है इरेगुलर वाला? ये पाया जाता है स्किन के बीनीथ लेयर में। रेगुलर वाला कहाँ मिलता है? इसमें कोलेजन, इसमें भी कोलेजन फाइबर मिलते हैं, एंड जो सेल होते हैं उनका नाम है फाइब्रोब्लास्ट सेल। दो प्रकार के होते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, one is tendon, another one is ligament. ये दोनों ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ये दोनों ही डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है।
कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में ही सेल और फाइबर एक दूसरे के साथ रेगुलर अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, राइट। सो टेंडन एंड लिगामेंट में ये एक कॉमन पॉइंट होता है। डिफरेंस क्या होता है इनमें, एक मिनट, फाइबर के बारे में लिखते हैं। टेंडन एंड लिगामेंट में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं? कॉमन तो हमने बता दिया कि दोनों ही डेंस हैं, दोनों ही रेगुलर हैं। फाइबर्स की बात करें, टेंडन में मिलते हैं कोलेजन फाइबर ज्यादातर मात्रा में। लिगामेंट में कौन से वाले फाइबर मिलते हैं? इनमें मिलते हैं इलास्टिन फाइबर। कई बार जरूरी नहीं है कि तुम नाम याद करके जाओ या प्रॉपरली तुम्हें चलो तुम्हें नाम दिख रहा है कोलेजन और इलास्टिन, नाम से थोड़ा गेस कर लो कि इलास्टिन क्या है, इलास्टिक ज्यादा होता है। समझ में आया? तो ये लिगामेंट का नेचर क्या होगा, उस हिसाब से लिगामेंट ज्यादा इलास्टिक होते हैं, मोर इलास्टिक, और इनमें स्ट्रेंथ जो है वो कम होता है। सो लेस स्ट्रेंथ इज प्रेजेंट। मोर इलास्टिक होते हैं, लेस स्ट्रेंथ होता है। कोलेजन भी प्रेजेंट होता है बट इलास्टिन फाइबर अबंडेंस में होता है, एंड कोलेजन फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट। दे आर मोर इलास्टिक, दे हैव लेस स्ट्रेंथ। मेन इनका फंक्शन है, लिगामेंट किसको कनेक्ट करते हैं? तो ये कनेक्ट करते हैं बोन्स टू बोन्स, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं लिगामेंट। कुछ और एग्जाम्पल जैसे वॉल ऑफ ब्रोंकियोल में पाए जाते हैं ये। ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल किसको कहते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई आगे जो फर्दर डिवाइड करता है, बहुत सारे ब्रोंकाई में डिवाइड करता है, फिर आगे जाके बहुत सारे ब्रोंकियोल में डिवाइड करता है। ये जो टाइनी टाइनी वाले हैं इन्हें हम लोग ब्रोंकियोल कहते हैं। तो वॉल ऑफ ब्रोंकियोल में लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लैरिंग्स वाले रीजन में, तो यहाँ पर भी लिगामेंट प्रेजेंट है। टेंडन, इसमें प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर अधिकता में, और कोलेजन व्हाइट कलर के फाइबर होते हैं, इसलिए टेंडन का दूसरा नाम है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट का दूसरा नाम है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। टेंडन जो है उसमें सेल कौन से होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल, जो आपको लिगामेंट में भी मिलेंगे, लेकिन टेंडन में मास्ट सेल्स भी अबंडेंस में पाए जाते हैं, मास्ट सेल की मात्रा भी होती है इसमें अच्छी खासी। एंड मास्ट सेल का आपको स्ट्रक्चर अगर याद होगा, ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ग्रैन्युलेटेड होते हैं, और कहाँ पर पाए जाते हैं? टिश्यू में पाए जाते हैं, और ये कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में पढ़े थे। कहाँ पर मिलता है? देखो, टी फॉर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ई फॉर एपीमाइसियम, एपीमाइसियम मसल में मिलता है, मसल के ऊपर की कोट होती है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनियम कवरिंग होता है टेस्टिस का, कवरिंग ऑफ टेस्टिस। टेंडन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट दे कनेक्ट मसल टू बोन, लेकिन आप नाम मत भूलो कि इनका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, तो ये और भी जगह पर प्रेजेंट होते हैं और कनेक्शन की तरह काम करते हैं। तो आप ऐसे, अगर आप अपना हाथ देख रहे हो, आप हाथ में सबसे ऊपर वाली लेयर है आपकी स्किन की लेयर, उसके नीचे पर क्या प्रेजेंट होता है? एरियोलर टिश्यू। ओके, आपकी आर्म पर भी ऐसी प्रेजेंट है, हाँ स्किन है, उसके नीचे एरियोलर है। लेकिन सपोज करिए, जैसे हर पर्सन में डिफर करता है कि एडिपोज कहाँ पर डिपॉजिट होना है। कुछ लोगों के आर्म्स पर फैट टिश्यू डिपॉजिट होते हैं, कुछ लोगों के हाथों पर भी होते हैं, तो बॉडी वाइज ये डिफर भी करता है। तो वहां पर एरियोलर था और वो किस में कन्वर्ट हो गया? एडिपोज में कन्वर्ट हो गया, राइट। ये चीज पूरे बॉडी में है। अब आप मानिए कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, उसके जस्ट नीचे पर क्या प्रेजेंट है? मसल प्रेजेंट है, राइट। मसल प्रेजेंट है, लेकिन मसल के बाहर एक और लेयर होती है, और वो लेयर क्या कहलाती है? एपीमाइसियम कहलाती है। और मसल के ऊपर की ये लेयर है कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन कौन से प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है? ये टेंडन प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। अदर देन दैट, और कहां पर मिलता है ये? पेरिकार्डियम में मिलता है। पेरिकार्डियम हार्ट के ऊपर की वॉल है। पेरिओस्टियम में मिलता है।
पेरिकॉन्ड्रियम में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपने पेरिओस्टियम जान रहे हो, बोन का आउटर मोस्ट लेयर, पेरिकॉन्ड्रियम क्या है, कार्टिलेज का आउटर मोस्ट लेयर। इसके अलावा ये कहां पर मिलता है, आई के कॉर्निया में मिलता है, आई के कॉर्निया में मिलता है। अदर देन दैट ब्रेन में मिलता है ड्यूरामेटर लेयर में, ड्यूरामेटर इन ब्रेन। किडनी में मिलता है, किडनी के ऊपर का जो कोट होता है जिसे हम लोग रीनल कैप्सूल कहते हैं, वो है ये। लिवर में पाया जाता है ग्लिसन्स कैप्सूल, लिवर में उसको ग्लिसन्स कैप्सूल लेयर जो है वो टेंडन की बना होती है। पॉसिबिलिटी है कि आपको सारे एग्जाम्पल अभी एट अ टाइम याद नहीं होंगे, लेकिन जब हम लोग आई पढ़ेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे, किडनी पढ़ेंगे, लिवर पढ़ेंगे और मैं आपको ये नाम बताऊंगी, तब आपका क्वेश्चन होगा मैम ये लेयर किसकी बनी है, राइट? तब आंसर क्या मिलेगा आपको, ये लेयर टेंडन की बनी हुई है। क्लियर हो रहा है इतना बात? टेंडन और लिगामेंट का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर हमने पढ़ लिए लूज और डेंस प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू। एक मैं आपको स्पेशल नोट पॉइंट बता रही हूँ, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें से एक टिश्यू है, दो तो आप पढ़ चुके हो, फ्लूइड वाले और स्केलेटल वाले। अगला है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का एक और नाम है, इसे हम लोग लिम्फोइड टिश्यू भी कहते हैं। क्योंकि आप लिम्फेटिक सिस्टम पढ़े हो तो आप टर्म से फेमिलियर हो। अब लिम्फोइड के बारे में मैं आपको एक रिकॉल कराती हूँ, कहां पर मिलता है लिम्फोइड ऑर्गन में, कौन से लिम्फोइड ऑर्गन में, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जितने भी हैं सब में, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में ये पाया जाता है। मैट्रिक्स क्या कहलाता है इस टिश्यू का? मेरा क्वेश्चन है कि लिम्फोइड टिश्यू या रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? जिसने आंसर दे दिया उसको डेयरी मिल्क। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू का नाम है लिम्फोइड टिश्यू, तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा इसका? लिम्फ। मैम प्लाज्मा बोल सकते हैं क्या इसको? नहीं, क्यों? मैट्रिक्स एक कॉमन टर्म है, जैसे कि मैं तुम सबको स्टूडेंट बोलूंगी, वो जनरल हो गया ना, कॉमन नाउन हो गया, पर क्या वो प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन होगा जब मैं तुम्हारा नाम लिख रही हूँ। मैट्रिक्स क्या है? कॉमन नाउन है ना? बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। लिम्फ लिम्फेटिक टिश्यू का मैट्रिक्स है, प्लाज्मा ब्लड का मैट्रिक्स है। क्लियर हो रहा है? लिम्फ एक प्रकार का मैट्रिक्स है, प्लाज्मा एक प्रकार का मैट्रिक्स है। इट प्रोवाइड, रेटिकुलर टिश्यू की बात बता रही हूँ, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू सॉफ्ट पार्ट या स्ट्रेंथ टू द लिम्फॉइड टिश्यू लिखते हैं, अभी लिम्फ नोड नहीं लिख रहे हैं। इसमें मैट्रिक्स तो है, सेल्स कौन से होंगे और फाइबर्स कौन से होंगे? चलो एक और मौका मिल रहा है डेयरी मिल्क जीतने का। सेल का नाम बताना है और फाइबर का नाम बताना है। जिसने भी सही जवाब दिया वो डेयरी मिल्क खरीद के खाना और सेल्फी पोस्ट करना है, ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए। लिम्फेटिक टिश्यू में सेल्स कौन से मिलते हैं? लिम्फोसाइट्स, जो एक प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल है। अगर आपने व्हाइट ब्लड सेल बोला है तो भी सही है, मैं मान लूंगी, चलो गलत नहीं है ना? लिम्फेटिक टिश्यू में लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। फाइबर, लिम्फिन फाइबर मिलता है, मत बोलना ये चीज। कौन से फाइबर मिलते हैं? कोलाजन या इलास्टिन या रेटिकुलिन? रेटिकुलर, तो यहाँ पर मिलते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। क्लियर है? इसीलिए कह रही हूँ जो सेल्स की लिस्ट है और फाइबर्स की लिस्ट है वो बड़ी प्यारी लिस्ट है, उसको पढ़ो, राइट? यहाँ पर हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए, सारे के सारे जितने भी प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का ये जो ड्रॉ देखेंगे आप, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सेल और फाइबर रेगुलरली अरेंज्ड हैं, इसमें आपको दिख रहा है कि सेल्स और फाइबर्स इरेगुलरली अरेंज्ड हैं। डेंस रेगुलर दो प्रकार के हमने पढ़े, टेंडन एंड लिगामेंट।
टेंडन व्हाइट कलर का दिखता है व्हाइट फाइबर की वजह से, लिगामेंट येलो कलर का दिखता है येलो फाइबर की वजह से। ये देखिए फंक्शन बता रहे हैं, टेंडन का काम होता है मसल को बोन से जोड़ता है, स्केलेटल मसल और बोन के बीच में ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे टेंडन कहते हैं। और लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से बाइंड करता है।